दोस्तों, अगर आप पुलिस या एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम समझेंगे धारा 220 से 222 अभियोजन की अनुमति, 223 से 226 परिवादी की परीक्षा और खारिज, धारा 227 से 233 मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट तक कमिट करने की पूरी प्रक्रिया, ठीक है। और धारा 227 से 233, धारा 234 से 238 आरोप चार्ज कैसे बनता है, आरोप फ्रेमिंग कैसी होगी, यह पूरा टॉपिक प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। धारा 220। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 220 जिसमें विशेष मामलों में अभियोजन। यह धारा बताती है कि कुछ अपराधों में कोर्ट सीधे संज्ञान नहीं ले सकता, शिकायत जरूरी है। कुछ मामलों में विशेष व्यक्ति ही परिवाद कर सकता है। सार्वजनिक सेवकों से जुड़े मामलों में विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। एग्जाम पॉइंट से हम इस धारा को बहुत ही महत्वपूर्ण धारा के रूप में नोट कर सकते हैं। धारा 221 वैवाहिक मामलों में संज्ञान। जहां पति पत्नी के बीच अपराध का मामला हो तो कोर्ट सामान्यतः स्वयं संज्ञान नहीं लेगा, पत्नी द्वारा शिकायत आवश्यक है। धारा 222 मानहानि। मानहानि के मामले में पीड़ित व्यक्ति द्वारा परिवाद आवश्यक है। यदि इसका एक ही अपवाद है, यदि पीड़ित असमर्थ हो तो उसका प्रतिनिधि मानहानि का केस लगा सकता है, ठीक है। अध्याय 17 मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रक्रिया, जो हम पढ़ेंगे धारा 223 से 226 तक। धारा 223 में परिवाद की परीक्षा बताई गई है, अर्थात जो शिकायत करता है, जो परिवादी है, उसकी परीक्षा होगी, उसके लिखित कथन लिए जाएंगे और उसके कितने गवाह हैं, उन गवाहों की उसे लिस्ट परिवाद पेश करते समय ही देना पड़ेगी और उन गवाहों की जांच होगी। बयान जो है वह लिखित रूप में लिए जाएंगे, ठीक है। याद रखें, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। धारा 224 यदि मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है तो वह क्या करेगा। यदि मजिस्ट्रेट सक्षम नहीं है तो वह मतलब उसके अधिकार क्षेत्र बनेंगे, सक्षम से अर्थ यही है, तो वह उस शिकायत को लौटाएगा, उचित न्यायालय को प्रेषित करेगा। धारा 225 प्रक्रिया जारी करने से पहले जांच। मजिस्ट्रेट स्वयं जांच कर सकते हैं, पुलिस से जांच करा सकते हैं, लेकिन यदि मामला सेशन कोर्ट से रिलेटेड है तो वह विशेष सावधानी बरतेंगे। धारा 226 में परिवाद खारिज है अगर पर्याप्त आधार नहीं मिले हैं, कंप्लेंट में डिसमिस की जा सकती है, लेकिन कारण उसे लिखित में लिखना पड़ेंगे। अध्याय 17 मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई प्रारंभ। धारा 227 से 233। धारा 227 में समन या वारंट के बारे में बताया गया है। यदि पर्याप्त आधार हैं तो समन केस है तो समन जारी होंगे, और वारंट केस है तो वारंट जारी होंगे। और अब यह समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किए जा सकते हैं, वारंट भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जारी किया जा सकता है। धारा 228 में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट बताई गई है। यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार है या न्यायालय आने में असमर्थ है तो वह एडवोकेट के माध्यम से उसकी उपस्थिति मान्य कर सकता है। धारा 229 छोटे अपराधों के बारे में है, जिनमें जुर्माना स्वीकार कर मामला समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। धारा 230 पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि एक्यूज्ड को मिलेगी। पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, गवाहों के बयान, दस्तावेज, ठीक है, ये सब एक्यूज्ड को मिलेंगे। धारा 231 सेशन ट्रायल से पहले दस्तावेज। यदि मामला सेशन कोर्ट में जाएगा तो सभी दस्तावेजों की कॉपी अभियुक्त को निःशुल्क प्राप्त होंगी। धारा 232 मामला सेशन कोर्ट को सौंपना, जिसमें दस्तावेज भेजेगा, अभियुक्त को भेजेगा, केस सेशन कोर्ट को कमिट कर दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसके बारे में हमेशा सभी एग्जाम में आता है कि उपार्पण यानी कमिट किस धारा में किया जाता है, तो आप ध्यान रखें। धारा 233 कंप्लेंटमेंट केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन। यदि कंप्लेंटमेंट केस के दौरान पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही हो तो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया रोक सकते हैं, वह दोनों मामलों को समन्वित करेंगे। अध्याय 18 आरोप। धारा 234 से 238 यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। धारा 234 में आरोप की विषय वस्तु की चार्ज में क्या होगा, अपराध का विवरण, पूरा अपराध का विवरण दिया जाएगा, किस धारा के अंतर्गत अपराध किया गया है, कौन सी विधि के अंतर्गत अपराध किया गया है, उस विधि के बारे में बताया जाएगा।
और धारा 235 समय स्थान व्यक्ति चार्ज में लिखना पड़ेगा कि किस समय कितने बजे किस स्थान पर किस व्यक्ति किस पीड़ित व्यक्ति के साथ आपने यह अपराध किया है, यह स्पष्ट होना चाहिए। धारा 236 अपराध करने की रीति यदि आवश्यक है तो मजिस्ट्रेट को यदि आवश्यक लगता है तो वह अपराध कैसे किया गया है इसका विवरण भी आरोप पत्र में यानी चार्ज में लिख सकते हैं। धारा 237 शब्दों का अर्थ चार्ज में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ वही होगा जो उस विधि में परिभाषित हैं। धारा 238 में त्रुटियों का प्रभाव बताया गया है। यदि छोटी गलती से चार्ज अमान्य नहीं होगा जब तक कि आरोपी को वास्तविक नुकसान न हो। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो आप इनको अपने दिमाग में फीड कर। धारा 239 जिसमें बताया गया है कि आरोप में परिवर्तन कोर्ट किसी भी समय निर्णय से पहले आरोप बदल सकती है या जोड़ सकती है, लेकिन आरोपी को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाएगा। यदि परिवर्तन से आरोपी को कोई नुकसान हो सकता है तो कोर्ट पुनः गवाहों को समन जारी कर सकती है और यदि आरोपी को कोई नुकसान नहीं है तो केस आगे बढ़ जाएगा। अभियोजन और बचाव दोनों को पूर्णतः अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत लागू होता है। धारा 240 परिवर्तन के बाद प्रक्रिया। जब आरोप बदला जाता है आरोपी को नया आरोप पढ़कर सुनाया जाएगा, उसे फिर से अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। आवश्यक हो तो ट्रायल पुनः शुरू हो सकता है। जुडिशरी में अक्सर पूछा जाता है कि क्या आरोप बदलने से पूरा ट्रायल निरस्त हो जाता है, तो उसका उत्तर सही है कि नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। धारा 241 हम पढ़ेंगे प्रत्येक अपराध के लिए पृथक आरोप। प्रत्येक जो भी अपराध हैं उन सबके लिए अलग अलग आरोप लगाएंगे, परंतु सामान्य नियम है हर अपराध के लिए अलग आरोप और अलग विचारण होगा। लेकिन आगे की धारा इस नियम की अब बात बताती हैं, वो आप सुनिए। धारा 242 एक ही वर्ष में एक ही प्रकार के अपराध। ठीक है, इसका क्या शीर्षक है? एक ही वर्ष में एक ही प्रकार के अपराध। यदि एक ही प्रकार के अपराध 12 महीने के भीतर अधिकतम 5 अपराध यदि किए जाएं तो उनकी एक ही ट्रायल की जा सकती है और आरोप लगाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी ने एक साल में 5 बार चोरी की तो अलग अलग ट्रायल जरूरी नहीं, 5 से अधिक होंगे तो अलग ट्रायल होंगे। एग्जाम में याद रखिए 5 अपराध प्लस 12 महीने। यह क्वेश्चन बन सकता है कि एक वर्ष में कितने अपराध करने पर एक ट्रायल चलेगी, तो 5 अपराध करने पर। ठीक है। धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण। यदि अपराध एक ही लेन देन सेम ट्रांजैक्शन का हिस्सा हो, जुड़े हुए कार्य हों या एक ही घटना से उत्पन्न हो तो एक साथ ट्रायल संभव है। एग्जाम्पल, जैसे लूट के साथ चोट पहुंचाना, धमकी देना, सब एक ही घटना में हुआ तो एक ही ट्रायल चलेगी। यह सेम ट्रांजैक्शन टेस्ट कहलाता है। धारा 244 जब संदेह हो कि कौन सा अपराध हुआ है, अगर कोर्ट को स्पष्ट ना हो कि अपराध कौन सा है तो सभी संभावित अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है, किसी एक का आरोप लगाया जा सकता है और यदि साक्ष्य से दूसरा अपराध सिद्ध हो जाए तो उसी में दोष सिद्धि संभव है। अब हम उदाहरण समझते हैं। यह तय नहीं कि चोरी हुई या आपराधिक न्यासभंग, तो दोनों का आरोप लगाया जाएगा। जुडिशरी में बहुत महत्वपूर्ण धारा है। धारा 245 छोटा अपराध सिद्ध होने पर। यदि बड़ा अपराध आरोपित है लेकिन साक्ष्य जब आती है तो साक्ष्य में छोटा अपराध सिद्ध होता है तो आरोपी को छोटे अपराध में दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही उसका अलग से आरोप ना लगाया गया हो। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं, जैसे किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप है पर साक्ष्य से हत्या सिद्ध नहीं हुई है लेकिन गैर इरादतन हत्या सिद्ध हो गई है तो दोष सिद्धि संभव है, इसे कहते हैं। धारा 246 संयुक्त विचारण। निम्न व्यक्तियों का एक साथ ट्रायल हो सकता है। कौन कौन का एक साथ ट्रायल होगा भैया? एक ही अपराध में शामिल जो लोग हैं, एक ही लेन देन से जुड़े लोग हैं, चोरी और चोरी की संपत्ति रखने वाले लोग हैं, उकसाने वाला और मुख्य अपराधी, आपराधिक षड्यंत्र में शामिल लोग। ठीक है। धारा 247 एक आरोप में दोष सिद्धि के बाद शेष आरोप। यदि कई आरोप हैं और एक में दोष सिद्धि हो गई तो अभियोजन बाकी आरोप वापस ले सकता है या कोर्ट उन्हें रोक सकती है, लेकिन अपील होने पर कार्रवाई आगे संभव है। ठीक है।
अगर आपको यह क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।